देखिए, हम लोग को जब करीबाक्षर से भेंट नहीं था तो आपसे पूछते थे, अब तो हम लोग खुद ही पेश दिए। तो भाई अब क्यों पूछे? मैंने बुरा नहीं लगना चाहिए है कि जो फिर का प्रस्ती ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक उन्मादी ताकतें हैं, जो इस देश के अंदर एक बार फिर वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहती हैं, जो एक बार फिर समाज में जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसी ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए देश के अंदर हमने इंडिया अलायंस नामक संगठन का हमने गठन किया। और हम उम्मीद करेंगे तो राष्ट्र के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर ने कई सारी बातें कही है जिसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि जिस किसी दिन भी अगर ये भारत हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा तो समझ लीजिए कि उस दिन इस देश के लिए सबसे बुरा और सबसे खतरनाक दिन शुरू होने वाला है। फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के साथ मिलकर भारत की पहली महिला स्कूल खोला, जिसको चलाने में उनको इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी, इतना फजियत झेलना पड़ा, जिसकी कई सारी कहानियां समाज में प्रचलित है। आप सब जानते हैं कि आप दुनिया के सारे धर्मों को मानते हैं, आपके जीवन का रास्ता किसी धर्म ने नहीं खोला, किसी धर्म ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी धर्म के ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि महिलाओं को स्कूल भेजा जाना चाहिए। क्या लिखा गया? क्या? तो महिलाओं के लिए तो अगर सबसे बड़ी कोई देवी है इस देश में तो सावित्रीबाई फुले है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं उनको जानते ही नहीं। तो इस बात को जाने जिला ही नहीं बल्कि कई सारे जिलों में, लगभग पूरे प्रदेश में कई हिस्सों में लोग बुद्ध पर बात कर रहे हैं, लोग डॉक्टर अम्बेडकर पर बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बुद्ध पर बात करने का मतलब है तर्क पर बात करना। ये आदमी को जज्बे एसार होना चाहिए, काम आए आदमी के बस वही है आदमी। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। आपकी मोहब्बतों के हवाले सम्मानित डुमरांव विधानसभा के विधायक बड़े भाई डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी, आपकी मोहब्बतों के हवाले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कालेश्वर बौद्ध बिहार की तरफ से आयोजित सम्राट अशोक विजय धम्म दिवस के मौके पर आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे गार्जियन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी जी, हमारे बड़े भाई और डेहरी विधानसभा से हमारे साथी विधायक बड़े भाई फतेह बहादुर सिंह जी, यहाँ इस समारोह में बक्सर जिला सहित अगल बगल के जिलों से आए हुए हमारे साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सब लोगों का आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के इस कार्यक्रम में चौथी बार यहां पर आ रहा हूं और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि उत्तरोत्तर इस कार्यक्रम के रूप में, इस कार्यक्रम की प्रकृति में और इस कार्यक्रम के पूरे आवरण में बदलाव हो रहा है। जब पहली बार मैं आया था तो उस समय बहुत छोटा सा स्वरूप था, लेकिन आज बहुत बड़ा ये पूरा मैदान, आधा मैदान भरा भरा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर मेला लगा हुआ है। और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि मेले लगा करें ऐसे समयों पर भी जब हम अपने महापुरुषों को याद करते रहें। तो आज यहाँ मेला लगा, सभी लोग यहाँ पर आए और बहुत धीरज के साथ हमारे वक्ताओं की बातों को सुन रहे हैं। ये हमारे इस कार्यक्रम की सफलता है। भंते विमल कीर्ति जी धन्यवाद के पात्र हैं। उनके कठिन और अथक मेहनत और परिश्रम की वजह से ही इस तरह के इतने बड़े और विशाल कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि लगातार बक्सर ही जिला ही नहीं बल्कि कई सारे जिलों में, लगभग पूरे प्रदेश में कई हिस्सों में लोग बुद्ध पर बात कर रहे हैं, लोग डॉक्टर अम्बेडकर पर बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बुद्ध पर बात करने का मतलब है तर्क पर बात करना, क्योंकि बुद्ध जो भी बात करते हैं वो तार्किक बात करते हैं, वो लॉजिकल बात करते हैं। और लॉजिक कहां होता है? आप लोग इस बात को समझते हैं? हम लोगों ने समझा कि हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो समझते हैं, जो मानते हैं, और हम लोग समाज को जिस रूप में देखते हैं उसमें हम बुद्ध के विचारों को खुद के बहुत करीब मानते हैं। और हम मानते हैं कि व्यक्ति को बुद्ध के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बुद्ध के ज्ञान पर आधारित जितनी पुस्तकें और जितने रिसर्च इस देश के अंदर हुए उसको जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। और एक विद्यार्थी के लिए, एक छात्र के लिए बहुत ही जरूरी है। आज देश में कई प्रकार की लड़ाइयां चल रही हैं।
हमारी लड़ाई जब तक सांस्कृतिक स्तर पर नहीं लड़ी जाएगी तब तक शायद हम अपने दुश्मनों को हरा पाने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि सत्ता पर काबिज करने के लिए सिर्फ किसी ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल या बस अपनी बातों को कह देने से हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि सांस्कृतिक तौर पर जिस तरीके से हमारे ऊपर हमले बढ़े हैं, जिस तरीके से हमारी संस्कृति को खत्म करके नई संस्कृति थोपने की कोशिश की गई है, जब तक हम अपनी संस्कृति को याद नहीं करेंगे, उसको स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम आने वाले समय में अपने समाज का विकास शायद नहीं कर पाएंगे। और इसलिए भारत की जो संस्कृति है वही हमारी संस्कृति है, ऐसा हम लोग समझते हैं। आप समझिए कि बुद्ध के पूरे ज्ञान को इस देश से मटियामेट कर दिया गया। एक समय के बाद लोगों को तो यह मालूम ही नहीं था कि बुद्ध जो है बोध गया में पैदा हुए, उन्होंने कहाँ ज्ञान दिया, उनका कहाँ परिनिर्वाण हुआ, सारी चीजों को, बुद्ध से संबंधित जितनी चीजें थी उसको खत्म कर दिया गया। वो तो शुक्र मनाइए कुछ चीनी यात्रियों का जो भारत में आए और उन्होंने बुद्ध के जगह जगह पड़े हुए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों का अध्ययन किया और तब बुद्ध का प्रचार नए सिरे से शुरू हुआ। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे, कई जगहों पर उन शिलालेखों को मटियामेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आखिर वो शिलालेख पर जो कुछ भी लिखा हुआ है जिसे आज पढ़ा जा सकता है, और कई सारी जगहों पर उसको पढ़ करके उसका अनुवाद किया गया और आज लोग उसको पढ़ करके अपना ज्ञान का बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझिए कि वो कौन लोग होंगे जिन्होंने उन तमाम जो उनके स्तंभ थे जिस पर उन्होंने लिखवाया था, उस समय जो सम्राट अशोक का काल था, जिस समय पूरा देश को चलाना था, उसकी जो नीतियां लिखी गई थी और समाज को कैसे एक समरस समाज के में विकसित करना है, समरस समाज का निर्माण करना है, उसके बारे में जो उन्होंने लिखवाया था। आखिर समाज की समरसता से समाज में उच्च नीच का भाव नहीं हो, एकता हो, बंधुता हो, इस बात से किसे खतरा हो सकता है। बुद्ध ने तो अछूत के खिलाफ, जो उस समय प्रथा थी छुआछूत की, उस छुआछूत के खिलाफ उन्होंने ज्ञान दिया। तो बुद्ध के ज्ञान को जमींदोज करने वाले कौन से लोग थे, वो कौन से लोग होंगे? ऐसा माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्धिक साहित्य के ज्ञान का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र था, जिसे आग में जला दिया गया। कोई विदेशी आक्रांता आया और उसने आग लगा दिया। हमने तो कभी नहीं सुना, इतिहास की किताबों में कभी नहीं पढ़ा कि कोई आक्रांता किसी पुस्तकालय में आग लगा रहा हो या किसी विश्वविद्यालय में आग लगा रहा हो। मैं समझता हूं कि शायद जब से इस देश में मुस्लिम शासक आने शुरू हुए या उसके बाद अंग्रेज आने शुरू हुए, अगर सबसे ज्यादा किसी को क्षति पहुंचाया गया देश में, तो उन्हीं स्थानों को क्षति पहुंचाया गया जो धन का केंद्र हो, जैसे मंदिर। मंदिरों को खूब लूटा गया, बेतहाशा लूटा गया, इसलिए कि मंदिर में अकूत संपत्ति और धन हुआ करते थे, उस धन का उसको जरूरत था। लेकिन पुस्तकालय में वो क्या था? पुस्तकालय को क्यों लूटा गया? विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसके बारे में इतिहास में कई सारी भ्रामक जानकारियां आपको मिलेंगी। मैं समझता हूं कि इसको समझने की जरूरत है। आक्रांता जो भी आता था, जो भी लोग आते थे, वो दरअसल खुद से नहीं आते थे। आज भी एक सामान्य उदाहरण समझिए, अगर कोई चोर या कोई डाकू आपके गांव में चोरी करने आएगा किसी के घर में, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके घर का बगल का रहने वाला होगा, जो उस चोर को आपके घर के दिशाओं के बारे में बताएगा और कहेगा कि इनके घर में बहुत ज्यादा धन है, इसलिए इनके घर को तुम लूट लो, क्योंकि बाहर के आदमी को क्या पता कि किस घर में कितना धन है। तो इसलिए कोई ना कोई वो व्यक्ति तो होगा जिसको नालंदा विश्वविद्यालय से, उसकी पुस्तकों से, उसके पुस्तकों से मिलने वाले जो ज्ञान है उससे खतरा होगा। आखिर वो कौन है जिसको उस ज्ञान से खतरा है? मैं समझता हूं कि आपको इस बात को समझने की जरूरत है, आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस देश के डेवलपमेंट, इस देश के विकास के लिए जो ज्ञान की बात की गई, उस ज्ञान को खत्म कर दिया। इस बात को जाने बगैर हम ना सम्राट अशोक को समझ सकते हैं, ना हम डॉक्टर अम्बेडकर को समझ सकते हैं, ना ही गौतम बुद्ध को समझ सकते हैं। इस देश में आज बहुत सारी बातें चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संविधान को खत्म करके मनोविधान लागू करने का कोशिश हो रहा है, और अब तो हद ही हो गई। बीजेपी की सरकार चल रही है और उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि अब संविधान की जरूरत नहीं, और जो नया संसद भवन बना उसमें तो सेंगोल को स्थापित कर दिया गया, जो सेंगोल हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। और हिंदू राष्ट्र के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र का आधार क्या है।
हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, जिसके लिए बीजेपी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है कि देश में हिंदू राष्ट्र चाहिए। उस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारी बातें कही हैं, जिसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहां तक कहा कि जिस किसी दिन भी अगर ये भारत हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा तो समझ लीजिए कि उस दिन इस देश के लिए सबसे बुरा और सबसे खतरनाक दिन शुरू होने वाला है। तो इसलिए हम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। आज भाजपा जोर शोर से नारे लगा रही है, आज भाजपा मजबूती के साथ इस बात को कह रही है, और हम आज देश भर में उसी भाजपा और आरएसएस के खिलाफ मजबूती के साथ हमने इंडिया अलायंस बनाया है। मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ हम खड़े हैं। हमारी लड़ाई क्या है इंडिया अलायंस की? वो लड़ाई है कि जो फिरका परस्ती ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक उन्मादी ताकतें हैं, जो इस देश के अंदर एक बार फिर वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहती हैं, जो एक बार फिर समाज में जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाने का कोशिश कर रही है, ऐसी ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए देश के अंदर हमने इंडिया अलायंस नामक संगठन का हमने गठन किया। और हम उम्मीद करेंगे कि राजनीतिक लड़ाई बहुत जरूरी लड़ाई है। राजनीतिक परिवर्तन बहुत मजबूत परिवर्तन है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसको आगे बढ़ाते हुए ही हम समाज के अंदर और विकास की जो गति है हमारी, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो तार्किक सोच है, जो तार्किक विचार है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूं कि बुद्ध को समझने का मतलब है तर्क को समझना, तर्क पर बात करना। आज जो बीजेपी के लोग, जो आरएसएस के लोग, जो इस देश में और समाज में बात करते हैं धर्म के नाम पर, कहते हैं लोगों को कि गर्व करो कि हम हिंदू हैं, हिंदू के नाम पर देश भर के लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं, कोई बातचीत नहीं। क्यों? देखो भाई, क्या इशू है, क्या मुद्दा है? शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, खेती किसानी का मुद्दा है, क्या मुद्दा है? किस सवाल पर एकजुट हो जाए? कोई सवाल नहीं है, मुद्दा विहीन। मतलब दिमाग का ढक्कन बंद कर लीजिए, दिमाग का फाटक बंद कर लीजिए और जो है उनकी बात मान लीजिए। बुद्ध को मानने का मतलब है कि दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए। अगर बुद्ध को मानना है तो दिमाग का ढक्कन खोलना होगा, आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। बुद्ध ने कहा अपा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। तो स्वयं बनिए भाई, आप लोगों को स्वयं बनने की जरूरत है। अभी हमारी बहन राखी जी कह रही थी, सभी महिलाओं को संकल्प दिला रही थी। सिर्फ महिलाओं को संकल्प दिलाने की जरूरत नहीं है, पुरुषों को ज्यादा जरूरत है संकल्प दिलाने की। पुरुषों को ज्यादा जरूरी है। अभी भी महिलाएं तो बहुत बड़ी संख्या में गुलामी की जिंदगी जी रही हैं। कहाँ उनको फैसले लेने का अधिकार है अपने घरों में? आज भी तो घर में सारे फैसले पुरुष ही लेते हैं। इसलिए जिस दिन पुरुष फैसले ले लेंगे उसी दिन समाज में विकास होगा और बदलाव होगा। आप फैसला लीजिए ना भाई, आप काहे लगन पत्री के फेरा में पड़े रहते हैं? आप कहाँ फैसला ले रहे हैं? कौन अपने बच्चे का शादी करना चाहता है खुद से दिन रखकर? मैंने तो किया था, अपने शादी का तारीख खुद ही तय कर लिया। मेरे विधानसभा का सत्र 31 मार्च तक था, तो 1 अप्रैल को हमने शादी का डेट तय कर लिया। चलिए भाई हम फ्री रहेंगे, 1 तारीख को शादी ही कर लेते हैं। काम मेरा खत्म हो गया। क्या आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? करिए, आप पहले आत्मनिर्भर तो बनिए। हमसे एक व्यक्ति ने कहा सर कि भाई अब आप लोग जो है नहीं पूछते हैं हम लोगों को। हमने बोला कि देखिए, हम लोग को जब करियवा अक्षर से भेंट नहीं था तो आपसे पूछते थे, अब तो हम लोग खुदे PhD हैं, तो भाई अब क्यों पूछे? मैंने बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा क्यों लगेगा? हमारे पास जब तक ज्ञान नहीं है, हमको जब तक पढ़ने नहीं आता है, तभी ना दूसरे से पूछेंगे। पहले हमारी माताएं बहनें चिट्ठी पढ़वाने ले जाते थे दूसरे के घर, अब कोई ले जाता है जी? कोई ले जाता है? तो ये परंपरा बंद हुआ कि नहीं हुआ? कैसे बंद हुआ? जब आपके अंदर ज्ञान का विकास हुआ। तो आप लोग विकास शुरू तो कीजिए। आत्मनिर्भर, बुद्ध ने कहा कि अपना स्वयं प्रकाश बनिए। आप बनने के लिए तैयार हैं तो निश्चित तौर पर आप बुद्ध को मानते हैं। हम लोग तो भाई तार्किक आदमी हैं, हम लोग तो जानते हैं, हम लोग जो भी इस तरीके की विचारधारा है हम सबको मानते हैं। बुद्ध को मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं। महिलाएं हैं, मैंने तो सभी भाषणों में जहां भी मीटिंग हुआ, चाहे किसी भी जाति की महिला हो, हमसे उनसे कहा कि आप दुनिया के सारे धर्मों को मानती हैं, आपके जीवन का रास्ता किसी धर्म ने नहीं खोला। किसी धर्म ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी धर्म के ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि महिलाओं को स्कूल भेजा जाना चाहिए। क्या लिखा गया? क्या? और बिना स्कूल गए हुए किसी का जिंदगी बेहतर हो सकता है क्या? क्या संभव है? पहली बार ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के साथ मिलकर भारत की पहली महिला स्कूल खोला, जिसको चलाने में उनको इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी, इतना फजियत झेलना पड़ा, जिसकी कई सारी कहानियां समाज में प्रचलित है, आप सब जानते हैं। तो महिलाओं के लिए तो अगर सबसे बड़ी कोई देवी है इस देश में तो सावित्रीबाई फुले हैं।
लेकिन बहुत सारी महिलाएं उनको जानते ही नहीं। तो इस बात को जानना और समझने की जरूरत है। जिसने हमने दिया, आप ईश्वर जिसे मानते हैं, आपको जो देता है, आपको किसने क्या दिया? अम्बेडकर ने आपको ज्ञान दिया। मैं नहीं कहता हूं उनको ईश्वर मानना है, ईश्वर से हमारा अलग का अपना विचार है, लेकिन उनको मानना है। वो एक महापुरुष थे, वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने आपके लिए ज्ञान के दरवाजे खोले, आपके ज्ञान चक्षु जिन्होंने खोला, जिन्होंने आपके आगे चलने का रास्ता दिया, जिन्होंने आपके जीवन में प्रकाश दिया। अगर हमें ज्ञान नहीं मिलता, हमें शिक्षा नहीं मिलती, तो हमारे ज्ञान जिंदगी में किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं होता। आज उसी तरीके से जो ज्ञानी लोग हैं जिनके जीवन में आज भी प्रकाश नहीं है और उन्हें नहीं मालूम है अपने अधिकारों के बारे में, तो सबसे जरूरी है ज्ञान को हासिल करना, खुद पर निर्भर होना और खुद से अपने जिंदगी का फैसला लेना। मंगलवार को कौन कपड़ा पहनना है, या आप खुद से डिसीजन लेना। जिस दिन आप शुरू कर देंगे, हम समझेंगे कि उसी दिन आप मानसिक गुलामी से मुक्ति पा जाएंगे और उसी दिन आप जिंदगी के बेहतरी के रास्ते पर आगे चल पड़ेंगे। इसलिए आप स्वयं फैसले लीजिए। आप काबिल लोग हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और इतने काबिल लोगों के बीच में और ज्यादा बात क्या ही करना है। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि आप जिस दिन से अपने फैसले स्वयं लेना शुरू करेंगे, आपको आगे बढ़ने से इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये जमाना बदलेगा, ये अंधेरा छटेगा, रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा। आने वाले दिनों में इस तरीके के कार्यक्रम और बड़े बड़े हो, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कौंसलर बौद्ध विहार का और खासतौर पर भंते जी का, कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।